तो आज नई सीरीज की शुरुआत है। आज मार्च सीरीज की शुरुआत हो रही है और ये हफ्ते का आखिरी दिन है। इस पूरी सीरीज के अंदर जो फेब वाली आपने देखी है, इसके अंदर काफ़ी तेज़ नुकसान मार्केट को हुआ। इंडेक्स ही अपने आप में करीब 3-3.25% टूटा और इसकी सबसे बड़ी हिस्सा जो 3.5% मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ, उसमें 2.5% करीब 2.5% एक ही हफ्ते के अंदर टूटा। तो ये हफ्ता बुल्स के लिए बिल्कुल ख़राब था और बियर्स के लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ। ऑप्शंस वालों के तो कई अच्छे पैसे बने जिन्होंने पुट प्लस कर रखी थी, और कॉल राइटर्स को अपने लिक्विडेट होने का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ होगा, क्योंकि वो हर बार यही होप, यही उम्मीद के साथ थे कि बाज़ार अब रुकेगा तो यहाँ से पुल बैक, अब रुकेगा तो यहाँ से पुल बैक। लेकिन बाज़ार धीरे धीरे अपने सभी लेवल्स को तोड़ने में कामयाब हो गया और अपने एक मेगा सपोर्ट एरिया 17,500 के इर्द गिर्द जाके भी कॉन्फिडेंस नहीं दिलवा पा रहा है कि वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे। अभी आप जो निफ्टी देख पा रहे हैं वो 15 अंकों के नुकसान के साथ है। हम सभी बातों पे चर्चा करेंगे। इस सीरीज़ क्या है, पुल बैक की सीरीज़ मानी जाएगी। हमने मार्च का 3 साल का डाटा भी निकाला हुआ है, वो भी आपके सामने रखेंगे। हम आपके सामने ये भी रखेंगे कि आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स है वायदा के, उनमें क्या करना चाहिए। और हमने मार्च सीरीज़ के 4 मेहमानों से, इनफैक्ट 4 नहीं 5 मेहमानों से कॉल्स ले रखी हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। ये सभी डाटा आपके सामने हम उतारेंगे थोड़ी ही देर में। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह 5 बड़ी बातों से आज का बाजार 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो 5 बातें आपकी स्क्रीन पर आती जाएंगी, फिर रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने उतारेंगे और आज के मेहमान ध्वनि पटेल होंगी जो आपको ये बताएंगे कि अब स्थिति क्या है मार्केट की और कैसे ट्रेड लिया जाए। निफ्टी दिन की ऊंचाई से करीब 100 अंक नीचे है। हालांकि दिन की ऊंचाई और दिन की लो और ये 100 पॉइंट कुछ ज़्यादा महत्व नहीं रखता 17,500 के इंडेक्स में, और जहां पर गिरावट करीब 700 पॉइंट की आई हुई, वहां पे 100 पॉइंट की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, इसलिए हर 100 पॉइंट को नोटिस किया जाएगा कि आप और वीक होते जा रहे हैं या फिर अब सपोर्ट मिल रहा है आपको। फिलहाल अभी ऐसा लग नहीं रहा कि मार्केट बहुत अच्छे से एक पुल बैक देने के मोड में है। दूसरी बात, 40,000 के इर्द गिर्द घूम रहा है बैंक निफ्टी। कल की क्लोजिंग भी 40,000 थी। आज की ओपनिंग के बाद जो मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस जगाया था कि शायद शॉर्ट कवरिंग आएगी, वो धीरे धीरे धूमिल हो रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मेटल, सरकारी बैंक, ऑटो शेयरों में अभी फिलहाल दबाव देखने को मिल रहा है। ये सेक्टोरियल ऐसे हैं कि जहां पर प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है। सरकारी बैंकों में तो प्रॉफिट बुकिंग है, मेटल शेयरों में थोड़ी शॉर्टिंग हुई है और इस बार का रोल ओवर भी मेटल्स में कुछ बहुत अच्छा नहीं गया, और ऑटोस में भी कुछ वैसे ही देखने को मिल रहा है। सरकारी कंपनियां, रियल एस्टेट और एनर्जी वाले शेयर्स में हल्की खरीदारी है। एनर्जी वाला सेगमेंट हमने आपको बताया था पहले से, सरकारी कंपनीज भी, और मैं बोलूँगा इसमें आप फार्मास्यूटिकल्स भी जोड़ सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट में तो ठीक है, जो भी बात है सो है, बट इसमें आप फार्मास्यूटिकल्स को भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो ना केवल फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज अच्छा बेस दिखा रहा है, बल्कि इस साल के लिए अच्छे कंटेंडर आ सकते हैं उसके पास। अब तो रिपोर्ट्स भी आना शुरू हो गई, जैसे आज सिप्ला पे एक रिपोर्ट आई सिटी की जो कह रहे हैं 1150 पहुंचेगा। ये 5वीं बड़ी बात, 4.5% का विक्स टूटा है आज और ये 14.5 के आसपास चल रहा है। अकॉर्डिंग टू द विक्स फॉल, मार्केट के अंदर आज गिरावट तो नहीं आनी चाहिए, कम से कम बेस बना रहना चाहिए, भले वो पॉइंट्स में गेन करे ना करे, अकॉर्डिंग टू द विक्स। ये सारे पॉइंट्स थे आपके सामने। खैर, हम रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं और रिपोर्ट कार्ड में जो कल के हमारे मेहमान थे उनका एक जायजा आपके सामने रखते हैं। तो अजीत मिश्रा थे कल हमारे साथ, तो उन्होंने जो हमको ट्रेड दिया उसमें गेल का शेयर शामिल था और गेल से करीब आपको 5% तक का रिटर्न मिला होगा। क्या शानदार कॉल उनकी तरफ से गेल पे आपको आती हुई दिखे। डॉक्टर रेड्डीज भी कल वो बता रहे थे, जब हमने कई फार्मास्यूटिकल्स के शेयर उनके सामने, माफ कीजिए डिफेंसिव शेयर आईटीसी जैसे शेयर्स रख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से आईटीसी नहीं है डिफेंसिव, मैं डिफेंसिव में फार्मास्यूटिकल्स को गिनूंगा, और उन्होंने डॉक्टर रेड्डीज का शेयर दिया था। हालांकि वो बहुत अच्छे से इसको ट्रैक भी करते, 1% का गेन वहां से। सिमेंस और कमिंस में जब चॉइस करने की बात आई थी तो सिमेंस उन्होंने चुना, 1% का गेन वहां से भी आपको मिला। तो कुछ एक सेलेक्टिव शेयर्स हमने कल डिस्कस किए थे, मेरे को याद है हमने 4 शेयर लॉन्ग के थे और इक्का दुक्का को शॉर्ट का डिस्कस किया होगा तो किया होगा, और हमने 3 अलग अलग मेहमानों के भी ट्रेड रखे थे। हालांकि उनका रिपोर्ट कार्ड हमने शामिल नहीं किया क्योंकि कल हमारे मेहमान अजीत जी थे, तो उनका ही रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर है। अब हम शुरुआत कर रहे हैं मार्च सीरीज की। तो मार्च सीरीज में जो हिट कॉल्स आ सकती हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। आईटीसी 400, सौरभ सिसोदिया कह रहे हैं, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में भी कह रहे हैं कि 2420 आ जाएगा। आज रिलायंस थोड़ी बहुत बाजार की हेल्प कर रहा है। दूसरा आईटीसी
चंदन तापड़िया की तरफ से भी है, वो 410 मानते हैं और उनका दूसरा शेयर पॉलीकैब है। आज शुरुआती नंबर पॉलीकैब के अच्छे बने और कल की क्लोजिंग भी अच्छी थी पॉलीकैब की। अब जरा आगे के मेहमानों की प्लेट भी दिखाइएगा और उसके बाद फिर हम आज के मेहमान ध्वनि पटेल से जुड़ जाएंगे और उनसे पता करेंगे उनकी मार्च सीरीज के बेहतरीन ट्रेड कौन से हैं। राजेश पालविया वो ये कह रहे हैं कि आईटीसी उनकी लिस्ट में भी है, वो 430 रखते हैं यहाँ पे टारगेट। सीमेंस भी उनकी लिस्ट में है, तो सीमेंस भी आप वहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। और इसके अलावा अजीत मिश्रा जो इनका हमने रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा था, उनका डॉक्टर रेड्डीज है, अभी वो 4680 तक का टारगेट है। हमने 1% जैसे आया तो रिपोर्ट कार्ड में शामिल कर लिया। और दूसरा उनका शेयर है फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, वो करीब 132 रुपये के टारगेट के लिए है, 109 का एक स्टॉप लॉस है। 4 मेहमान 8 कॉल ऑलरेडी हम आपके सामने उतार चुके हैं। अब 5वें मेहमान की बारी है, यानी कि ध्वनि पटेल जो हमारी आज शो की भी मेहमान है। ध्वनि बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। पहले आप अपने मार्च सीरीज के 2 शेयर मेरे को बता दीजिए। आपके पास पूरे राइट हैं, आप उसको बाय या सेल वटएवर जैसे भी देना चाहें। फिर हम इंडेक्स पे आएंगे क्योंकि इंडेक्स बहुत ही बोर और बहुत ही इरिटेट कर रहा है इस समय। पहले आप जरा शेयर्स पे आइए, 2 ऐसे शेयर्स जो आप अभी देना चाहते हैं। गुड आफ्टरनून डिम्पी। बिल्कुल यहाँ पे जो पहली मेरी पिक रहेगी तो डिक्सन की तरफ मेरा ध्यान यहाँ पे आकर्षित होता है। ओवरऑल स्टॉक में अगर हम वीकली चार्ट पे भी देख रहे हैं तो जो एक डाउनवर्ड राइज इसकी चैनल बन रही थी, उसका सपोर्ट लेके स्टॉक ने अब एक अपमूव शुरू करा है, तो वहां पे एक बाय की रिकमेंडेशन बनती है। और शॉर्ट टर्म में भी अगर हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो आज की जो कैंडल बन रही है वो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बन रहा है यहाँ पे। तो करंट लेवल से डिक्सन में एक बाय की रिकमेंडेशन बनती है, उसमें जो ऊपर की तरफ का टारगेट रहेगा तो 2940 तक का एक अपमूव यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। और नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस रहेगा तो 2690 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलना है। दूसरा यहाँ पे मुझे आईटी स्पेस से एचसीएल टेक है जो वीक बनता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल वीकली चार्ट पे भी अगर देख रहे हैं तो एक डबल टॉप्स यहाँ पे बने हुए हैं जहाँ पे 1160 का लेवल है वो ऊपर की तरफ में क्रॉस करने में यहाँ पे कोई भी एक मूव नहीं दिख रहा है, तो उसमें एक शॉर्ट साइड का ट्रेड बनता है। करंट लेवल से एचसीएल टेक में हम शॉर्ट कर सकते हैं और इसका जो टारगेट रहेगा नीचे की तरफ में तो एक शॉर्ट टर्म का टारगेट यहाँ पे 1070 का बनता है, जहां से अगर हम और फिसले तो द लेवल्स विल ओपन फर्दर, बट 1070 के टारगेट के लिए हम पहले इसको प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 1106 का रहना है। ओके ठीक है, 2 पड़ाव होते हैं और डिक्सन टेक्नोलॉजीज के अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ चार्ट्स के जरिए, आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और हम एक काम और करते हैं, इसके अंदर हम 200 दिनों की खाली सिर्फ 200 दिन की एवरेज भी डाल देते हैं और इसके अंदर एक 50 दिन की एवरेज भी डालते हैं। अब आपको मैं 2 पॉइंट दिखाता हूँ। पहले डिक्सन टेक्नोलॉजी एक बार जो ध्वनि की रिकमेंडेशन है उस पर आपको लेके आता हूँ मैं। 2940 का टारगेट है ये मार्च सीरीज़ का, 2690 आपका सपोर्ट है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं चार्ट पे, 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। पहला, डिक्सन टेक्नोलॉजी जब कमज़ोर हुआ, आपकी स्क्रीन पर आएगा वो चार्ट, उसने बाद एक बेस बनाने की उसने कोशिश की। ये जो आप हिस्सा देख पा रहे हैं ये बेस का है। मैं इसको लाइन ग्राफ में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आप और इसको और अच्छे से देख पाएंगे, आपको और अच्छे से इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिएगा इसके अंदर ये जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की कोशिश थी, फिर से पुल बैक आया, फिर से कमज़ोरी आई और जिस जगह से टूटा टिपिकली वहाँ पे जिसको हम एवरेजेस ब्रेकडाउन कहते हैं वो आपको वापस दिख रहा होगा। और उसके बाद अब ये फिर से एक बेस बनाने की प्रोसेस में है। ये सेकंड अटेम्प्ट ले रहा है जहाँ पे बेस बनाया जा सकता है। आप अपनी स्क्रीन पे वो सारे चार्ट्स देख रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे कि क्यों इसके बारे में, डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में पुल बैक। पहली बार का बेस काम आया था, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक मिला, दूसरी बार फिर से बेस बनाने का काम हो रहा है। और इसका जो पहला एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 डेज का जो आप इस तरह की लाइन देख पा रहे हैं ग्रीन कलर की, ये आके करीब 3100-3200 के आसपास रुकती है। हालांकि धोनी ने भी ये टारगेट नहीं दिया, उन्होंने थोड़ा और नीचे का टारगेट दिया 2900 समथिंग का, लेकिन आपके पास एक अच्छा कंटेंडर हो सकता है डिक्सन टेक्नोलॉजी। एचसीएल टेक शॉर्ट है, डिक्सन प्लस है, मार्च के ट्रेड हो गए आपकी स्क्रीन पर, दोनों के दोनों हम ये ट्रेड जोड़ देंगे तो 5 मेहमान 10 कॉल्स वायदा बाजार की तरफ से आपको मिल रही हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अब सिस्टमेटिक तरीके से जैसे हमने पहले रखते हैं ताज़ा खरीदारी वाले शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स, अब वो उसके सिलसिले को शुरू करते हैं। तो पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार की गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है और थोड़ी पहले भी पड़ रही है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो गर्मी से जुड़े हुए शेयर्स हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेशन से जुड़े हुए हों या वो
कूलिंग फैन से जुड़े हुए हों या फिर एसी से जुड़े हुए हों, इन सभी के अंदर स्ट्रांग मूव है। वर्लपूल भी इसी कड़ी में अंदर आता है। 5.5% के ओपन इंटरेस्ट के साथ ये एडिशन खड़ा हुआ है। 4% का प्राइस मूवमेंट है, यानी कि वॉल्यूम भी है और प्राइस का एक्शन भी है, ये मिसमैच नहीं है। तो 8 पॉइंट का प्रीमियम भी है। तो 3 पैरामीटर्स, प्रीमियम, प्राइस एंड द वॉल्यूम, ये तीनों चीज़ आपके इसके अंदर दिख जाएंगी। 2 शेयर हमने निकाले हैं, वर्लपूल और दूसरा HDFC AMC। इन तीनों की शुरुआत अच्छी हुई है मार्च सीरीज की। आपके रिकमेंडेशन ध्वनि? बिल्कुल, यहाँ पे वर्लपूल को मैं सिलेक्ट करना चाहूंगी क्योंकि ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर वर्लपूल वर्लपूल का भी दिख रहा है, तो आज के दिन में हमें देखा है कि इसमें एक 3.5 से 4% की एक अपमूव जो मिल रही है, तो वो प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। और ओवरऑल इसके अंदर जो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम्स का भी कैश मार्केट में इजाफा हुआ है, तो उसकी वजह से ये मूव और स्ट्रॉन्ग बनता हुआ दिख रहा है। तो वर्लपूल में यहाँ पे मेरी बाय की रिकमेंडेशन रहेगी। इसको आप करंट लेवल से भी बाय कर सकते हैं क्योंकि इसमें पोटेंशियल और बना हुआ है। नीचे की तरफ में आपको जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा, तो आप इसके अंदर नीचे 1300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। जो टारगेट इसके अंदर बन रहा है, तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पहले 1379 का और उसके बाद 1415 तक का भी इसका एक अपमूव यहाँ पे बनता हुआ है। ठीक है, मैं वर्लपूल के बारे में आपको लेवल्स तो स्क्रीन पर आई जाएंगे, आप इसको नोटिस तो करेंगे ही करेंगे। और दूसरा पॉइंट मैं आपके सामने रखूंगा, वो इसका बेस है। मैं आपके सामने 2 तस्वीरें लेके आऊँगा, मतलब 2 ऐसे चार्ट आपको दिखाता हूँ इसी के ही, ताकि आपको उससे क्लियर हो पाएगा कि देखिए कैसे शेयर चलता है और उसके बाद कैसे मूवमेंट इसके अंदर आती है। आप इस वर्लपूल के चार्ट को आवरली बेसिस पर चेक कीजिएगा। पहले स्क्रीन पर आएगा, आपके लेवल्स आपने नोट कर लिए होंगे। ये आवरली बेसिस, ये पहला मेजर फॉल था। फॉल होने के बाद इसने उसको रिट्रेस किया, तोड़ा और उसके बाद एक अच्छा पुल बैक दिया। ये पुल बैक करीब 400 रुपये का था। फिर से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। डाउन ट्रेंड शुरू होने के बाद फिर से एक बेस बन रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने आपके लिए बाकायदा मार्क भी कर दिया। अब ये 50 दिन की एवरेज के ऊपर है और 200 दिन की एवरेज को चेस कर रहा है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो ये पहली बार अटेम्प्ट ले रहा है कि मैं किसी तरह से यहाँ से इस जाल से, इस डाउन ट्रेंड से निकल जाऊं। थोड़ा प्रीमेच्योर होगा, बट हाँ कॉल काफ़ी अच्छी हो सकती है। आप ध्वनि के जरा टारगेट और स्टॉप लॉस अपने आप स्क्रीन पे लेके आइए। और ध्वनि, आप HDFC AMC के अंदर कोई बिजनेस, कोई ट्रेड लेंगे या फिर छोड़ दें इसको? नहीं, उसे हम फिलहाल छोड़ देंगे क्योंकि उसके अंदर जो मूव बन रही है, उसके अंदर अभी भी एक डायरेक्शनल इंडेक्स जो उसका है, वो एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इट विल बी मोर ऑफ ऑक्यूपाइंग योर टाइम। तो इसके लिए यहाँ पे HDFC AMC को हम ड्रॉप करेंगे। इस बीच एक खबर मैं आपको और बता देता हूँ। NCLT और NCLAT का 2 अलग अलग जो नोडल एजेंसीज हैं, उसके बीच में जी का शेयर आज आपको ये प्रोसेस पूरी चलती दिखेगी। असल में NCLT के आदेश पर NCLT ने रोक लगा दी है। ये चरणबद्ध तरीके से एजेंसीज हैं जो एक दूसरे के प्रति हायरार्की में बंधी हुई हैं। अगर एक एजेंसी कोई फैसला सुनाती है तो दूसरी एजेंसी पे आप जा सकते हैं रोक के लिए या फिर उसको क्वैश करवाने के लिए। तो अब नई क्वैशिंग यहाँ पे निकल के आई है, रोक लगाने की बात सामने निकल के आ रही है, जो कि जी के फेवर में है। ऐसा नहीं कि जी ने एप्लीकेशन दायर नहीं की थी, जी ने भी एप्लीकेशन दायर की थी। ये मामला क्या आता है? मामला इंडसइंड बैंक की एप्लीकेशन मूव करने का मामला था NCLT पे, जहाँ पर ये जी के खिलाफ वापस से पूरा मामला उठ रहा था कि 160 करोड़ रुपए के आसपास का कुछ गारंटी दी गई थी सिटी नेटवर्क के अगेंस्ट में। उसको लेकर जब क्वेश्चन उठे तो दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी एप्लीकेशन को मूव किया और इस एप्लीकेशन को रोकने की प्रोसेस में निकले हैं। स्वप्निल कोठारी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार और जरा समझ लेते हैं। स्वप्निल, जरा आप इस पूरे माजरे को समझ रहे हैं तो जरा बताइएगा कि ये लीगल कैसा फ्रेमवर्क में चल रहा है और इसका कैसे मतलब समझे? देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर इंडसइंड बैंक का इंसॉल्वेंसी पिटीशन एडमिट किया हुआ है जी के अगेंस्ट, तो जी के शेयर्स को धक्का तो पड़ेगा ही, और वो धक्का पड़ चुका है। फिर वो सोनी के साथ जो मर्जर होने वाला है उस पर भी वो पूरा ओवरशैडो हो जाएगा। उस पर एक प्रकार का ये लग जाएगा, कहर लग जाएगा, एक प्रकार का कोहरा जिसको बोलते हैं। उस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा क्योंकि सब सोचेंगे कि पहले वो इंसॉल्वेंसी पिटीशन का क्या होगा। और अभी रिजॉइंडर फाइल करने को दिया है, टाइम दिया है, फरवरी में जाएगा, आगे मार्च तक जाएगा। ये जरा लंबा प्रोसेस है।
क्योंकि इंसॉल्वेंसी इतनी जल्दी होता नहीं है प्रोसीडिंग्स, और सब जगह से पूरा, और जी पूरी कोशिश करेगा अपनी कि भाई इंडसेंड को एमिकेबली अगर प्यार से अगर बात खत्म हो जाती है थोड़ा बड़ा इधर उधर दे के, या तो फिर अगर लीगली करना है तो फिर क्वॉशिंग के लिए जा सकते हैं हायर कोर्ट में। बट एनसीएलटी का जब प्रोसेस चालू होता है तो ज्यादा करके दूसरी कोर्ट्स जो होती है उसके ऊपर वो ज्यादा अमल नहीं करते। वो बोलते कि भाई हमको इंटरफियर नहीं करना है जब तक ऐसे लगेगा कि वो एनसीएलटी ने कुछ गलत एडमिट कर दिया है। अगर इंडसइंड बैंक का क्लेम में कोई मेरे ख्याल से तो जायज ही होगा, जो इंडसइंड बैंक को कोई ऐसा टाइम पास करने की जरूरत तो है नहीं कि जी के सामने कोई इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल कर दे। तो अगर वो क्लेम में मेरिट है तो फिर कोर्ट, हायर कोर्ट, चाहे आप हाई कोर्ट ले लो, सुप्रीम कोर्ट ले लो, कोई भी कोर्ट होगी, हायर कोर्ट जनरली नॉट इंटरफेयर, उन लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे ऐसे प्रोसेस के साथ। वो बोलेंगे जो प्रोसेस चल रहा है चलने दो, उसके बाद अगर आपको नाखुश है किसी डिसीजन से तो हमारे पास आइए, हम लोग बैठे हैं अपील में। तो मेरे हिसाब से ये जरा जी को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। और ये ऐसी चीजें होती है कि जब वो मर्जर करने की सोच ही रहे थे, और मर्जर का हिसाब मतलब क्या है, साफ साफ तौर पे मैं आपके दर्शकों को बता दूं और श्रोतों को बता दूं कि भाई ये ऐसी चीज होती है कि मर्जर तब आदमी करता है जब किसी खुद अपने आप को वीक विकेट पर पाता है और किसी तगड़े के साथ मर्ज कर लेता है, यानी खुद की जो वीकनेसेस होती है वो ढक जाती है। और ये जाहिर दिख रहा है कि या तो फिर दो तगड़े लोग मर्ज करते हैं, वो ऐसे भी हो सकता है। तो बट यहाँ पे तो जब इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल किया गया है तो सीधी बात है कि जी एंटरटेनमेंट जो है या जो भी उनकी जो कंपनी है वो वीक विकेट पे है और वो जरा उनका थोड़ा पल्ला कमजोर है। तो ये इंसॉल्वेंसी पिटीशन जो है अभी वो इंडसइंड तो पूरी तरह से लड़ाई करेगा। वो तो बैंक है, वो तो इंडिविजुअल लो या कंपनी ले लो, सबके सामने जिसको वो पैसा देता है या जो उसको वो करता है उसके सामने वो पूरी तगड़ी तरह से फाइट करते हैं। और दूसरी बात, एक और बात, अहम बात, कि जो कोर्ट्स होती है वो ज्यादा करके लेंडर को हमेशा एक अपने बायस की तरफ से देखती है, अपने मतलब दे फेवर दैट, उनको फेवर करती है कि भाई ये लेंडर है और इन्होंने पैसा दिया, और जो बोरोअर है वो देखो क्या कर रहा है, उनके पास एक हजार एक्सक्यूजेज रहेंगे, हम ये नहीं दे सकते, हम वो नहीं कर सकते, अभी नहीं, थोड़ा मोहलत दो, टाइम दो, ये वो पैसे कम करवाने की कोशिश करते हैं जो डेट होती है वो। तो ये जो पूरा सारा मामला है, तो ये आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा इस चीज के लिए। के पास वापस से आ रहा हूँ 1 मिनट के लिए ना, मैं इसका पूरा लीगल फ्रेमवर्क भी समझूंगा। मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ कोठारी जी, मैं इसका ना लीगल फ्रेमवर्क भी समझूंगा, क्योंकि अपेलेंट ट्रिब्यूनल और खाली लॉ ट्रिब्यूनल्स में एक तो बेसिक इसको क्या कोर्ट में आके जाके हाई कोर्ट या सुप्रीम में चैलेंज किए जा सकते हैं, पर मैं जानूंगा। पहले अपने रिपोर्टर को भी जोड़ लेता हूँ, उनके पास थोड़ी और अपडेट होगी। अंकुर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अंकुर, जरा ये बताइएगा, जो NCLT से यानी कि अपेलेंट ट्रिब्यूनल से जो रिलीफ मिली है जी एंटरटेनमेंट को, बताया जा रहा है कि रोक लगा दी गई एप्लीकेशन के मूव होने पर, ये कितनी बड़ी राहत है और ये एक्चुअली में लीगल्स में कितना ठोस मामला है? जी हाँ, जैसे आप इससे पहले भी बात कर रहे थे, ये NCLAT ने जो अंतरिम राहत है वो तब तक दी है जब तक जो अगली जो प्रोसीडिंग्स हैं वो चल रही हैं NCLAT में। मतलब यही है, जी एंटरटेनमेंट ने एक पिटीशन दी थी कि जो NCLT यानी कि जो निचली अदालत का फैसला था इंसॉल्वेंसी कार्रवाई को शुरू करने का, उसके खिलाफ NCLAT गए थे। अब NCLAT ने बोला है कि जब तक पार्टियां रिप्लाई नहीं दे देती हैं, जब तक वो प्रोसीडिंग्स चलती हैं, तब तक कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। तो अंतरिम राहत तो जरूर है जी एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती हैं उसके बाद कोई भी ट्रांसफर ऑफ एसेट नहीं हो सकता है, एक मोरेटोरियम लग जाता है। तो अभी फिलहाल उस कार्रवाई पर रोक लग गई है अभी के लिए, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि जो सोनी के साथ मर्जर था उस पर सबकी निगाहें लगी हुई थी। हालांकि कंपनी ने बार बार मेंशन किया है कि वो अपनी जो इस पर जो काम है वो समय से पूरा करेंगे और जो भी उचित कदम उठाने हो वो उठाएंगे। तो इसीलिए NCLAT का रुक किया था और अभी के लिए NCLAT से वो राहत मिल गई है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहेगा अंकुर। मेरे साथ राजेश जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमारे इनपुट हेड हैं। राजेश जी, एक चीज़ मेरे को आपसे समझनी है, ये जो पूरा मामला है, जब पहले तो पूरा मामला ठंडा हो गया था, ये वापस से इंडसन ने जो मूव किया है, ये तो एक बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। ये पूरे मर्जर की प्रोसेस के ऊपर आके क्यों क्वेश्चन खड़ा हो गया कि सोनी के साथ आपका मर्जर भी खटाई में पड़ सकता है? ये ऐसा क्या है 160 करोड़ रुपए का मामला कुल मिला के, जरा बताइए।
देखिए डिम्पी, इसमें इशू ये है कि अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है तो एआरसी अपॉइंट हो जाता है और वो एआरसी जो है वो उनकी पूरी मैनेजमेंट को ओवरटेक कर लेता है। तो अगर एआरसी अपॉइंट हो जाता है झील में तो वो डे टू डे एक्टिविटीज जो होती है उनकी, चाहे बोर्ड मीटिंग हो या कुछ भी हो, वो एआरसी रिप्रेजेंट करेगा, ना कि जो सीईओ है इनके पुनीत गोयनका वो आउट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरे प्रोसेस को डिले कर सकता है या मर्जर को प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ सकती है। तो जब तक ये इंसॉल्वेंसी की जो ऑर्डर थी वो हटेगी नहीं, तब तक उनकी जो प्रोसेस है मर्जर की उसको डिले हो सकता है या वो आगे नहीं बढ़ सकती है। फिलहाल भी अभी जो मिला है ऑर्डर उनको एनसीएलटी से, तो वो एक अंतरिम राहत है, ये फाइनल ऑर्डर नहीं है। फाइनल उनको 2 हफ्ता तक कई टाइम दी गई है सारे रेस्पोंडेंट्स को, वो जवाब दें, वो जवाब देंगे। उसके बाद 29 मार्च को फिर इस पर हियरिंग होगी और उस हियरिंग के बाद फिर एनसीएलटी फाइनल ऑर्डर देगा कि क्या इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया को हमेशा के लिए रोक देना चाहिए या आगे वो प्रक्रिया जारी रहेगी। तो अभी एक अंतरिम राहत मिल गई है झील को, इसलिए इसे फाइनल ऑर्डर नहीं माना जाना चाहिए, ये इंटरिम राहत है। इसे फाइनल ऑर्डर नहीं मानेंगे, ये इंटीरियम ऑर्डर है, जी के लिए थोड़ी राहत है। कोठारी जी, मेरे को आपसे ये समझना है, जब एपेलेंट ट्रिब्यूनल और लॉ ट्रिब्यूनल आपस में कोई चीज़ की प्रोसीडिंग्स कर रहा है, क्या कोई भी पार्टी हाई कोर्ट जा सकती है? कोई भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट से जाके इनसे कुछ अपनी और रिलीफ लेके आ सकती है? अगर इनमें कोई डिसीजन ऐसा हो जो एकदम सरासर गलत हो और जो उन्होंने अपनी बाउंड्रीज पास कर दी है, मानो कोई बायस है, कोई कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी प्रकार का जिसको बोलते हैं हम लोग एरर अपैरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड, यानी कोई एकदम गलत ही डिसीजन दिया गया है, कहीं पर बायस है, कहीं पर किसी प्रकार की पार्शियलिटी है या मैलाफाइड्स है, तो वहां से अपील वहां पे जा सकता है वो हायर कोर्ट में अगर जाना है तो। बट मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा जी के लिए कि जो इंसॉल्वेंसी पिटिशन है अंडर 12 है उसको विड्रॉ करवा लीजिए, तब जाके कुछ मर्जर का मतलब आगे बढ़ सकता है। क्योंकि नहीं तो जिस तरह से इनके जब यहाँ पे इंसॉल्वेंसी पिटिशन है, अगर जब तक वो पेंडिंग है तब तक वो किसी भी मर्जर प्रोसेस मोरेटोरियम लग जाता है, जैसे आपके संपादक ने बताया, वो सही बताया कि जो मोरेटोरियम लग जाता है कोई भी चीज दूसरी काम नहीं कर सकती है, तो उनको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। जो स्पेशल परमिशन के लिए भी फिर कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि उनके पास वो पावर है कि नहीं कि स्पेशल परमिशन दे या नहीं दे, या ट्रिब्यूनल भी स्पेशल परमिशन दे या नहीं दे। बिकॉज जब तक वो बोलेंगे, दूसरा कोई बंदा आर्ग्यू करेगा, एंडरसन वाला बोलेगा भाई हमने विड्रॉ किया नहीं है अभी तक, तो आप कैसे इसको परमिशन दे सकते हैं। तो वो सारी चीजें फिर और लीगल रूप में बढ़ सकती है। तो मेरे हिसाब से जी के पास एक ही ऑप्शन है, पहले इंसॉल्वेंसी पिटिशन को विड्रॉ करवाइए, बाद में मर्जर में जाइए। क्योंकि जब तक इंसॉल्वेंसी पिटिशन निकलता नहीं है सर से, तब तक कोई भी कोर्ट आपको ये राहत नहीं देगी, बोलेगी हाँ हाँ ठीक है मर्जर करो, ये करो, ऐसे नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से तो जी का थोड़ा पल्ला एकदम वीक है इस प्रकार यहाँ पे, और वो मर्जर को अभी थोड़ा देखना नहीं चाहिए, उनको ये देखना चाहिए पहले कि मैं सर से ये जो बादल मंडरा रहे हैं मेरे, ये सर से मैं कैसे हटाऊं मेरे। क्योंकि इंसॉल्वेंसी इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि सब क्रेडिटर्स होंगे, अनसिक्योर्ड होंगे, सिक्योर्ड होंगे, सब लोग देखेंगे अपना। पहले तो बैंक देखेगा अपना, वो बोलेगा नहीं भाई कोई एसेट नहीं चाहिए, चाहे फिर कितने हजारों करोड़ की हो या थोड़े करोड़ों की हो, बट दैट्स द लॉ। तो वो आपको करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये मेरे हिसाब से उनको ये देखना चाहिए। और दूसरी एक और अहम बात इसके अंदर ये उजागर होती है इम्पोर्टेंट कि एक परसेप्शन इश्यू बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है जी के सामने। जब इंसॉल्वेंसी के किसी के सामने भी लग जाती है तो एक परसेप्शन इश्यू होता है मार्केट के अंदर कि भाई ये तो अभी दिवालिया हो गया है, क्या हो गया, अभी इसके अंदर इसका शेयर्स भी नीचे आ रहे हैं, तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पूरा। कोठारी जी ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप जो दूसरा पॉइंट भी बता रहे हैं वो परसेप्शन वाला है कि तो लीगल फ्रेम में फंसा रहेगा। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि नहीं, दोनों ही एनसीएलटी और एनसीएलआर इन दोनों के बीच का भी मामला भी हाई कोर्ट वैसे कोई खास रिलीफ नहीं मिलेगा। और यही हमारे इनपुट हेड जो कह रहे हैं कि ये अभी इंटीरियम रिलीफ है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो शायद इन दोनों एजेंसीज के बीच में भी और लीगल दावपेच जरूर खेले जा सकते हैं। फिलहाल जी एंटरटेनमेंट का शेयर इस पर थोड़ा रिएक्ट करता आपको दिख रहा है, थोड़ा पॉजिटिव है क्योंकि इंटीरियम रिलीफ को मिला है। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। ध्वनि, आज बहुत शुक्रिया, आपसे आज ज़्यादा बात नहीं हो पाई, लेकिन अच्छा हुआ आपसे हमने मार्च सीरीज़ के शेयर्स पता कर लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगली बार आपसे वापस मुलाकात होती है। और राजेश जी आपका भी शुक्रिया, कोठारी जी आपका शुक्रिया, और अंकुर आपका भी शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।